नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है छिपे हुए हाथ। इसे लिखा है सच्चिदानंद धूमकेतु ने। पूरे 2 वर्ष बाद छंगुरी गांव वापस लौट रहा था। सूखी नदी में पांव रखते ही चिर परिचित गांव की सोंधी महक भक भकाकर उसके नथुने में घुसी। पीपल वृक्ष के साये में पगुरते डांगरों की रखवाली करने वाले छोकरे गिल्ली डंडा का खेल छोड़कर छंगुरी को देखते ही शोर मचाने लगे। आधे फलांग से अधिक चौड़ी भरगंग के बालू भरे रास्ते पर चलता हुआ छंगुरी पसीने से तर हो गया था। गांव बिल्कुल करीब था, बावजूद इसके छंगुरी पीपल के घने साये में सुस्ताने लगा। मवेशी चराने वाले छोकरे उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। एक शोख लड़के ने कहा, छंगुरी भैया, शहर से इतने दिनों बाद कमा कर लौटे हो, हम लोगों के लिए क्या लाए हो? छंगुरी को उसकी बातें बहुत भली लगी। वह बोला, शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें लेमन जूस खिलाता हूँ। पास पड़ी गठरी से लेमन जूस वह बच्चों को बांटने लगा। लड़के तालियां बजाने लगे। आंखों से धूप चश्मा उतार कर उसने एक छोटे लड़के को पहना दिया। लड़का पहले तो हिचका, फिर चश्मे के अंदर अपनी आंखें मिचमिचाकर बोला, चारों ओर मेघ ही मेघ लग रहा है, काला भुजंग मेघ। दूसरे लड़के भी धूप चश्मा पहनना चाहते थे, लेकिन छंगुरी ने टूट जाने के भय से उसे अपने पॉकेट के अंदर कर लिया। थोड़ी देर घने वृक्ष के साये में सुस्ताने के बाद लाइटर से उसने अपनी बीड़ी जलाई और अपने टोले की ओर चल पड़ा। पड़ोस के एक लड़के ने उसके हाथ की गठरी उठा ली थी। मैं छंगुरी को बचपन से ही जानता हूँ। उन दिनों हम लोग साथ साथ गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हम लोगों को पाठशाला के पीठक पर बैठने की मनाही थी। जुलाहा और चमर टोली के लड़के अपने साथ ताड़ के पत्ते की बुनी छोटी चटाइयाँ साथ लाते। हेड पंडित जाति के ब्राह्मण थे और ललाट पर हमेशा राम नामी तिलक लगाए रहते थे। हम लोगों के स्कूल के हाथे में बने कुएं की जगत पर चढ़ने और पानी खींचने की मनाही थी। जब कभी हमें प्यास लगती, हम हेड पंडित को कहते। वे लगातार टालते रहने के बाद किसी सवर्ण लड़के को पानी पिलाने का आदेश दे देते थे। लड़का हम पर मेहरबानी प्रदर्शित करता हुआ उठता और बाल्टी से हमारे सामने पानी गिराता। हम चुल्लू भर मुंह लगाकर पानी पी लेते। यह सिलसिला दिन में प्रायः एक बार ही चलता। दूसरी दफा पानी पीने की इच्छा जाहिर करने पर हेड पंडित जी तड़क उठते और पतली लंबी छड़ी सटाक से पीठ पर देने के बाद कहते, साले, यहाँ तुम्हारे बाप का कोई नौकर है जो बार बार पानी पिलाएगा? मालूम होता है कि सत्तू से अधिक नमक खा कर आया है। पढ़ना तुम लोगों के वश का रोग नहीं है। जाकर हरवाही करो, भैंसे चराओ, दूसरों के पथार में कुदाली चलाओ। मालूम होता है कि पढ़कर लाट साहब बनेंगे। हाँ। पीतल की तरह दब दब चेहरे पर खोंसी उनकी लाल आंखें देखकर हम लोगों की खिखी बन जाती। उनकी आंखों से अधिक भय उस लपलपाती खजूर की छड़ी का होता जो जाने अनजाने सटाक से पीठ पर बैठ जाया करती थी। उनके प्रति मेरे दिल में हमेशा अनादर की ही भावना जमी रहती थी। एक दिन मैंने बाबू से उनके बारे में पूछा था। बाबू ने कहा था कि वे धर्म करने वाले पंडित हैं और हम लोग डोम चमार। उस कुएं का पानी अगर वे नहीं पीते हैं तो ठीक ही करते हैं। उसी कुएं से वे भी नहाते और पानी पीते हैं। हेड पंडित जी हम लोगों के स्लेट कभी नहीं छूते थे। पढ़ा लिख कर हम दूर से उन्हें दिखाते थे। सिर्फ पढ़ते और गलतियां पाने पर दूसरे लड़के के द्वारा हमारे गाल पर तमाचे मरवाते। बाबू की बातें सुनने के बाद मेरे मन में पंडित जी के प्रति अनादर का भाव खत्म हो चुका था और मैं भी औरों की तरह उन्हें आदर करने लगा था। शनिवार की स्कूल की पढ़ाई सुबह में होती। उस दिन पढ़ाई के नाम पर स्कूल भवन की लिपाई हो, ओसारा, कोठियाँ और मिट्टी की दीवारों को गोबर से लिपा जाता। यह सारा काम मुद्दत से हम लोगों के जिम्मे था। उस समय दूसरे टोले के लड़के तकली काटते, ड्रिल का अभ्यास करते और हम लोग लिपते रहते। उसके बाद गणेश की पूजा होती, गुड़ और चावल मिला हुआ प्रसाद बंटता और हेड पंडित कंधे पर तरह तरह की गठरियाँ जो उन्हें लड़कों से प्राप्त होती लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ते।
शनिवार को गए वे सोमवार की दोपहर तक स्कूल वापस लौटते। इसी बीच हम लोगों के ऊपर गांव के तहसीलदार का लड़का रोब कसता रहता, अपनी कॉपी में शरारती लड़कों के नाम नोट कर रखता और माठ साहब के आते ही कॉपी उनकी ओर बढ़ा दिया करता। पंडित जी का मूड उस दिन प्रायः ठीक रहा करता था। वे छड़ी से सटासट देने के बजाय गलती करने वाले लड़के को मुर्गा बनने के लिए कहते। कान पकड़े घुटने झुकाकर लड़के को तब तक खड़ा रहना पड़ता जब तक कि वे थक कर गिर नहीं पड़ते। इस सजा के भागीदार प्रायः हम लोग ही होते। उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार साहब का लड़का हम पर रोब झाड़ता। उसके टोले और ब्राह्मण परिवारों के लड़के तो उससे भय खाने से रहते, लेकिन हम लोगों के ऊपर उसकी धौंस काफ़ी रहती। उसे नाराज करने का मतलब था हेड पंडित द्वारा पिटाई। एक बार शनिवार को पाठशाला भवन की लिपाई हो रही थी। ओसारी की लिपाई का जिम्मा छंगुरी को दिया गया था। हम लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे, लेकिन वह अपना काम छोड़कर ड्रिल का दिलचस्प खेल देखने में लग गया। घंटी बजने के बाद पूजा के लिए सभी ओसारे पर जमा होने लगे। उस समय लिपाई का काम अधूरा ही पड़ा था। अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते देखकर पंडित जी गुस्से में बिफर उठे और उन्होंने तहसीलदार के लड़के को छंगुरी की पीठ पर 5 मुक्के जमाने के आदेश दिया। उनका आदेश पाकर अचानक छंगुरी उठा, आंखें तरेर कर बोला, आप हम लोगों से ही सफाई का काम क्यों कराते हैं? राजपूत ब्राह्मणों के लड़कों से यह काम क्यों नहीं कराते? फिर क्या था, हेड पंडित जी आपे से बाहर हो गए। उस दिन उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और अपने ही हाथों से छंगरी को घूसे लात और मुक्के धमाधम देने लगे। वे मारते हुए बके जा रहे थे, साला जबान लड़ाता है, बोली भिड़ाने का मजा चखा देता हूँ। अचानक छंगुरी की आत्मा विद्रोह कर उठी थी और पास पड़ी एक ईंट को उठाकर उसने हेड पंडित के सिर पर दे मारा था। चोट करारी बैठ गई, खून के फव्वारे छूट पड़े और छंगुरी गालियां बकता हुआ पाठशाला से भाग खड़ा हुआ। मार खाकर पंडित जी हाय तौबा मचाने लगे। लड़के छंगुरी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वह पीछा करते लड़कों पर ईंटों की वर्षा करता हुआ भाग ही गया। पुनः वह पाठशाला वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद हम सभी हरिजन लड़कों की छुट्टी पाठशाला से हो गई। लगातार 15 दिनों तक इधर उधर छिपे रहने के बाद छंगुरी दिखाई पड़ा था। उस समय उसके चेहरे पर अप्रतिम प्रसन्नता थी। मालूम होता था कि वर्षों की कैद पड़ी छटपटाहट का वह खुलकर इजहार कर चुका है और वह उस हादसे से काफ़ी आश्वस्त है। उसकी आंखों में अपने आप से तनिक भी शिकायत नहीं थी, बल्कि जर्द होठों पर तरल मुस्कान तिर गई थी। हम लोगों की पढ़ाई रुक गई, रुकी नहीं बल्कि रोक दी गई। बहुतों ने तो पहले ही पंडित जी की आंखों का शिकार होकर पढ़ना छोड़ दिया था। टोले के 10-5 हम लोग थे जो कोप भाजन बनकर भी बस्ती को ढोए चल रहे थे, लेकिन अकेले छंगुरी के द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित हम सबको भुगतना पड़ा। 3-4 वर्षों तक टोले में ही निठल्ला घूमते रहने के बाद मैं चाचा के साथ बाजार में जूते की दुकान पर काम करने लगा और छंगुरी दूसरे लड़कों की तरह जमीन के छोटे से टुकड़े को जोतने उपजाने में जुट गया। काका भी तो पुश्तैनी धंधा ही करते थे। आस पास के गांव से मरे हुए मवेशी के चमड़े खरीद लाते और उसे बाजार के चमड़ा गोदाम में बेच आया करते थे। इससे उन्हें थोड़ी आमदनी हो जाती और अपनी जमीन नहीं होने का संताप उन्हें नहीं सताता। एक साल इलाके में पशुओं के बीच महामारी फैली हुई थी। धीरे धीरे बीमारी गांव में भी घुस आई। बहुत से मवेशी मरे। डकहा बीमारी थी। रात में वे खूंटे में अच्छे खासे बंधे रहते। सुबह होती उनकी सांसें धौंकनी सी चलने लगती। पेट फूल आया करता और कुछ ही घंटों में वे सिधार जाते। अचानक यह बात गांव में फैल गई कि काका ही अपने रोजगार की खातिर दूर दराज के गांव से इस छुआछूत के रोग को बस्ती में लाए हैं। फिर क्या था, वे तहसीलदार साहब के द्वारा दबोच लिए गए। उनकी पिटाई हुई। टोले के अतिरिक्त सारी बस्ती में उनकी इज्जत उतर गई। इस घटना ने काका के दिल को बुरी तरह तोड़ दिया और उन्होंने कच्चे चमड़े का रोजगार बिल्कुल ही बंद कर दिया। रोटी के लिए बाजार की शरण ली और दुकान में नौकरी कर ली। दिन भर जूते बनाना और शाम को ताड़ी पीकर मौज मस्ती में गीत गाते हुए गांव वापस लौटना, बस यही उनकी जिंदगी बन गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काका इस तरह क्यों टूट गए। कभी वे ही अपने को टोले का सरगना कहते थे। जो कोई भी दारू ताड़ी पीता उसके खिलाफ जाति पंचायती करके उसका हुक्का पानी बंद करा देते। प्रत्येक घर से चंदा उगाकर
उन्होंने टोले में पक्का कुआं बनवाने की योजना बनवाई थी। वही अब नशे में धुत होकर अनाप शनाप बकते हुए गलियों में घूमते, किसी के द्वारा छेड़ दिए जाने पर खिसिया कर कहते, इस धरती पर उन लोगों की हुकूमत है, हम सारे अपाहिज नशाखोरी के लिए ही पैदा हुए हैं। नशा नहीं करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारे सभी अंग साबुत हैं, तुम लुंज नहीं हो। उसे लुभाना हो तो नशे में डूबे रहो, लुभा देने में ही फायदा है, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। धीरे धीरे मैं भी काका के साथ काम पर जाने लगा। नित्य सुबह उनके साथ 5 मील दूर बाजार चला जाता। हम लोग जूते बनाने वाली एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। वहाँ अधिकतर चमरौधे जूते ही बनते थे। काका अच्छे कारीगर थे। कभी कभी जरूरतमंद ग्राहकों को शहरी फैशन के भी जूते बनाकर देते थे। मैं सुबह से शाम तक चमड़े को सिभनता, कूटता और रेशे छुड़ाता। इतवार को बाजार की दुकानें बंद रहती। उस दिन मैं निश्चित होकर टोले के दूसरे लड़कों के साथ सारा दिन बिताता। छंगुरी के साथ हम लोग अपने मवेशी डांगर लेकर पहाड़ियों पर चले जाते। दिन का कलेवा साथ ले लेते। मवेशी दलान पर कंकरीली मिट्टी में उगी हुई घास चुनते रहते और हम लोग पहाड़ी की चोटी पर आसमान को छूने की कोशिश करते। जंगली फूल नंगी पंखुड़ियां फैलाए हम लोगों की आगवानी करते मिलते। वहां आसमान इतना सटा हुआ दिखाई पड़ता था कि शाम के अधबने चांद को मुट्ठियों में पकड़ लाने को जी चाहता। सरकंडे के जंगलों में कलम बनाने के लिए पतली पतली छड़ियां काटते और छुरियों से तराश कर ढेर सारी कलमें तैयार करते। धूल की परतों में गुम हुई स्कूली जीवन की याद ताज़ा हो जाती। अचानक सोचने लगते कि इन कलमों का क्या होगा, कौन पढ़ने वाले हैं जिन्हें कलम दी जाए। टोले के लड़कों को स्कूल जाने की मनाही थी। सोचते हुए आतंक भरा दुख हमें चारों ओर से जकड़ लेता। सरकंडे की बनी सारी कलमें फेंक दी जाती। पिछले कई घंटों की मेहनत बालू के घरौंदे की तरह ढहाकर हम लोग अपने अतीत को भूल जाने की कोशिश करते। फिर भी कोई अबूझी प्यास हमें बहुत देर तक खदेड़ती हुई थमा देने के लिए आमादा दिखती रहती। कभी कभी छंगुरी कहता, जब हम बड़े होंगे तो टोले में ही पाठशाला खोलेंगे। वहाँ दूसरे टोले के लड़कों को घुसने भी नहीं देंगे और न चंदनधारी हेड पंडित जी को ही जाने देंगे। हमें उसकी बातें बहुत अच्छी लगती। लगता कि हमारी गर्म सांसों में किसी ने ठंडी हवा भर दी हो। रात के भीषण तमस से कोई सूर्योदय का ठौर पूछ रहा हो। हम लोग स्थिति से समझौता कर अपने में ही खो जाया करते। हमारे चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती, चिकनी नंगी चट्टानें होती, गदराए हुए वृक्षों के संवाल और बांसवान की सरसराती हुई हवा होती। ढलान पर मवेशी के गले की घंटियां सूखती रहती। आज़ाद हवा हमें दुलारती रहती। बंधन मुक्त सांसें हमारे फेफड़ों में अनवरत भरती रहती। वहाँ न तो तहसीलदार साहब की जलती हुई आंखों का विस्तार होता और न ही हेड पंडित जैसे लोग जिन्हें हमारी देह की गंध से उल्टी होने का डर बना रहता था। छंगुरी के आने की खबर गांव भर में फैल गई। उसका बड़ा भाई जागेसर इसके आने की खबर सुनते ही खुशी से झूम उठा था। दरवाजे दरवाजे जाकर इसकी जानकारी लोगों को दे आया था। छंगुरी की पत्नी दुखनी फूली न समाती हुई टोले की लड़कियों से ठिठोली कर आई थी। 22 वर्षों तक गांव में ही खेत प्यार की रखवाली करने के बाद छंगुरी कलकत्ता जूट मिल में मजदूरी कर रहा था। जिसके घर के लोग रुपए 8 आने के लिए ललायित रहते, उसके यहाँ महीने में मनी ऑर्डर चिट्ठियों का तांता लग गया। बाजार के पोस्टमैन बबुआन टोले और तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर जाने की अपेक्षा हरिजन टोली की गलियों में घूमते नजर आने लगे। जब कभी पीतल की बटन से लैस खाकी वर्दी वाले पोस्टमैन को गांव की ओर मुड़ते हुए देखते, राजपूत ब्राह्मणों के पेट में अनपच की बीमारी हो जाती। तहसीलदार साहब के मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता और वे कान पर जनेऊ चढ़ाए हुए उतरती धूप को बड़ी तल्लीनता से देखने लग जाते। मालूम होता था कि कोई बहुत बड़ी योजना ज्वालामुखी की तरह उनके हृदय के अंदर ही अंदर उमड़ घूट रही है। ऐसी साजिश को मूर्त रूप देने के लिए वे छटपटा रहे हों, जहाँ सारे अनुपेक्षणीय तल्ख प्रश्नों का समाधान हो। आंगन में अमरूद के पेड़ के नीचे मुंज की खाट पर दोनों भाई बैठे थे। जागेसर बीड़ी सुलगाता हुआ बोला, अगर रुपए हों तो तहसीलदार साहब से चलकर हिसाब कराओ। महज 300 रुपये की खातिर 6 कट्ठे जमीन रेहन पड़ी हुई है। महीने में जो भेजते हो खाते में चले जा रहे हैं। छंगुरी की आंखों में स्वाभिमान की रेखाएं स्पष्ट रूप से खींच आई। दुखनी की ओर आंखें डालता हुआ बोला,
भैया तुम जाकर हिसाब कराओ, पाई पाई चुका दूंगा। तहसीलदार से पिंड छुड़ाने के लिए कपकपाती जाड़े की रात में भी ओवरटाइम काम करते रहे थे। उसकी बातें सुनकर खुशी से जागेश्वर के लाल मसूड़े दिखाई पड़ने लगे थे। मोटे होठों से निकली नुकीली आवाजें बड़ी सुकर लगी। बीड़ी को खाट की पासी पर रगड़ते हुए वह बोला, आखिर जमीन भी तो तुम्हें ही भोगना है। मेरा क्या है, एक देह भर, 2 शाम भात नमक और मरण के बाद 2 गज मार्किन का कफन। कुछ दिनों तक और कलकत्ता में नौकरी करने के बाद गांव में ही आकर खेती बाड़ी करो, घर गृहस्थी चलाओ। तब मैं निश्चित हो लंगोटी पहनकर किसी संत महात्मा की कुटिया में धुनी रमा लूंगा। नहीं भैया, तुम घर से क्यों निकलोगे? तुम निर्वंश हो गए तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे बेटे ही जैसा हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि बाबू कैसे थे। तुमने ही तो बेटे की तरह मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। छोटे भाई की बातें सुनकर जागेश्वर की आंखें छलछला आईं। दोनों आत्मीय सुख भोगते रहे। दुखनी बगल में खड़ी खड़ी खून के रिश्ते का मधुर आनंद ले रही थी। जागेश्वर आश्वस्त होकर बोला, आज छोड़ दो, थके हुए आए हो, कल हिसाब करने चलेंगे। वहां से पलटू मालिक के सराध का भोज भी खाते आएंगे। भाई की बातें सुनकर अचानक छुंगरी के भवें कस गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। भाई के चेहरे पर पीढ़ी दर पीढ़ी की भूख की स्पष्ट छाप दिख रही थी। श्राद्ध और विवाह के झूठे पतलों का भोज, अभिजात संस्कारों के मुंह से उगले हुए अंधेरे का भोज। इसी अंधकार को टोले के लोग सदियों से चाटते रहे हैं। बड़ा भाई आज पकवानों की याद में क्षुधा पीड़ित हो गया था। उसके बाप और पूर्वजों की सारी आत्माएं इसी अजूब प्यास को ले मसान तक गई थीं। फिर भी यह जालिम भूख नहीं मिटी। उनकी हथेलियों में कितना गहरा सुराग था कि तमाम नराशय जनित अंधकार को पीने के बाद भी वे आज तक भूखे ही थे। जागेश्वर आह्लादित होकर बोला, बड़े ही घर के आदमी थे बेचारे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। सुनते हैं कि 5 मिठाइयों का भोज है, शुद्ध घी की बनी हुई सारी चीजें हैं। मैं तो आज रात खाना भी नहीं खाऊंगा, तब कल डट कर माल उड़ाया जाएगा। मेरी बात क्या करते हो? टोले के अधिकांश घरों में आज चूल्हे नहीं जलेंगे। दूसरे घरों में गांव ज्वार के रिश्तेदार आकर जम गए हैं। मेरे यहाँ तो पतले लूटने वालों की ही कमी है। अगर मेरा तीनों छौड़ा रहता तो आंगन में पतलों का ढेर लग जाता, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। जागेश्वर को अचानक बेटे की याद आ गई और एक बार उसकी आंखें फिर से गीली हो गईं। छंगुरी भाई के निष्कपट चेहरे को चुपचाप देखता रहा। सचमुच ही दूसरे दिन जब टोले के लोग श्राद्ध का भोज खाने जाने लगे तो छंगुरी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी हरकत किसी को पसंद नहीं आई। छंगुरी ने उत्तेजित होकर कहा था, एक दिन भर पेट खाने से तुम्हारी भूख हमेशा के लिए नहीं मिट जाएगी। फिर क्या जरूरत है कि दूसरे के झूठे पतलों को चाटा जाए? काका ने कहा था, ये भूख कभी मिटने वाली नहीं है। जो पेट आज तक नहीं भर सका वह श्राद्ध का भोज खाकर भी नहीं भरेगा। लेकिन सामाजिक परंपरा के अनुसार हम लोगों को झूठी पतलों को लूटना है और तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। काका अपनी बातों की पुष्टि के लिए उपस्थित लोगों को देखने लगे थे। सभी के चेहरे पर खामोश स्वीकृति की स्पष्ट छाप दिखाई दे रही थी। कुछ ने तो भुनभुना कर कहा, भला गांव ज्वार की बातों में शहरिया फैशन लादने का कौन सा रिवाज है? बड़े बबुआ की शादी श्राद्ध में हम लोग झूठे पतलों को उठाते रहे हैं। अगर हम छोटी जाति के लोग यह काम नहीं करेंगे तो क्या वह लोग अपने हाथों से पत्तल उठाएंगे? छंगुरी निरुत्तर हो गया था। उसे कतई आशा नहीं थी कि सदियों से दमन चक्र में पीसते रहने के कारण उनकी मानसिकता इतनी टूट चुकी है कि उस पर स्वाभिमान का लेप नहीं चढ़ाया जा सकता। उस दिन मैंने छंगुरी की बातों का समर्थन किया था, लेकिन टोले के अधिकांश लोग हमारी खिलाफत करते रहे। जागेश्वर भाई को भी मन महसूस कर रुक जाना पड़ा था। छंगुरी के दिल का आक्रोश देखकर भोज में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। 3-4 दिन बाद टोले वालों ने हम लोगों को जाति च्युत कर दिया था। हम पर तरह तरह के व्यंग बाणों की वर्षा की गई। हमें टोले का दुश्मन करार किया गया और टोले की तमाम कदवारी आंखों का शिकार बने हुए मुझे फिर एक बार और छंगुरी के पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। सुबह से ही जागेश्वर बहुत खुश था। दोनों भाइयों के बीच यह बात निश्चित हुई कि तहसीलदार साहब के कर्ज का बोझ आज से हमेशा के लिए उतार देंगे और अपनी रेहन पड़ी जमीन वापस ले लेंगे। खानदान के पाप को हमेशा हमेशा के लिए उतार देने की खुशी में जागेश्वर मछलियां पकड़ने चल पड़ा था और बांस पर दिन उगते ही छिउड़ी भरकर मछलियां ले आया था। अपने छोटे भाई को देखते ही बोला,
आज से इस वंश का नया जीवन शुरू होगा। तुम जाकर तहसीलदार को रुपए चुका दो और रेहन का कागज ले आओ। मैं आज तुम्हें अपने हाथों से मछलियां बनाकर खिलाऊंगा। छंगरी को देखते ही तहसीलदार साहब भीतर से जल भुन गए। चार खाने की रंगीन लुंगी और लंबे बालों से टपकते खुशबूदार तेल पर नजर पड़ते ही उनका दिल ऐंठने लगा। छंगुरी के आने की सूचना उन्हें मिल गई थी। उन्हें भी पता था कि पलटू बाबू के श्राद्ध में इस छोकरे ने जाति वालों को झूठे पत्तल नहीं उठाने के लिए उस्काया है। यह बात किसी को पसंद नहीं थी कि जागेसर अपनी रेहन पड़ी जमीन धीरे धीरे छुड़ाता चला जाए। सचमुच ही जूट मिल में नौकरी करता हुआ अपनी 13 कट्ठे जमीन रेहन से मुक्त करा चुका था और अब सिर्फ यह 6 कट्ठे ही गिरवी पड़ी थी। कल ही तहसीलदार साहब ने अपने कुछ आदमियों के साथ सलाह मशविरा किया था। सिर ऊंचा होते पानी को देखकर सभी सशंकित हो उठे थे। पानी का निकास आवश्यक था। छंगुरी उनके सामने बैठकर लाइटर से बीड़ी जलाता हुआ बोला, बाबू, मेरा हिसाब कर दीजिए। कल तक ही छुट्टी ली है। ड्यूटी पर वापस लौट जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर तहसीलदार साहब के रोए जल उठे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर लिजलिजी संवेदना प्रकट करते हुए कहा, अरे भैया, थोड़ी देर सुस्ता लो, तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। तुम्हारे बाबू जब तक जिंदा थे, हम लोग उसे ही तुम्हारे गांव का सरगना मानते रहे हैं। तुम कोई गैर थोड़े ही हो। कहो तो तुम्हारे सामने रेहन का कागज फाड़ कर फेंक दूं। छुंगरी उनकी आत्मीयता देखकर अनजाने ही उनकी ओर खींच गया। दोनों घर द्वार, जूट मिल और कलकत्ते की रेलम पेल वाली जिंदगी के बारे में घुल मिलकर बातें करने लगे। अचानक तहसीलदार साहब ने अपना मोहरा फेंकते हुए कहा, देखो छुंगरी, तुम मेरी बातों का गलत मायने मत लगा लेना। तुम तो घर के लड़के जैसे हो। तुम्हें आगाह करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्यों नहीं तुम अपने साथ अपनी बीवी को रखते हो? 10 मुंह 10 तरह की बातें। छंगुरी की समझ में कुछ नहीं आया। उनके चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए उसने पूछा, क्या बात है साहब? 10 मुंह 10 तरह की बातें, आखिर क्या बात है? तहसीलदार साहब द्वारा फेंका गया मोहरा शतरंज के चौकोर खाने में जमकर बैठ चुका था। उन्होंने कहा, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी और जागेसर के साथ बुरा संबंध है। देखो भैया, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी स्त्री को भी साथ ही रखो, तो दूसरे लोगों को बोलने का मौका तो न मिलेगा। इज्जत बार बार नहीं मिलती है। उनकी बातें सुनते ही छंगुड़ी की उंगलियों में सुलगती बीड़ी छूटकर नीचे गिर गई। कुछ देर तक वह शून्य मस्तिष्क से तहसीलदार साहब को देखता रहा। उसे महसूस होने लगा कि कोई खौफजदा अंधेरे का सैलाब उसे चारों ओर से जकड़ता जा रहा है। दोहरे तिहरे धुंध में वह धीरे धीरे डूब चुका है और उसके चारों ओर परोक्ष रूप से जागेश्वर और दुखनी के कहकहे उसे झंझोड़ रहे हैं। वह बोला, अभी हिसाब किताब बंद रखिए, मैं जरा इसकी सही जानकारी ले लूँगा। याद रखिएगा, अगर आपकी बातें सही निकली तो मैं अपने हाथों से अपनी भाई और बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर गलत हुई तो वे ही हाथ आपकी ओर बढ़ जाएंगे। तहसीलदार साहब ने पैंतरा बदलते हुए कहा, इसमें इस तरह बौखलाने की क्या जरूरत है? जाकर गांव वाले से पूछ लो। एक ही नहीं, सारे गांव के लोग इस बात को जानते हैं। छंगुरी बूझती हुई बीड़ी अपने जूते से मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिस रास्ते से वह गुजरा, लोगों ने जागेश्वर और दुखनी के बीच बुरे संबंधों की ही बातें उठाई। पाठशाला के सामने 2-4 व्यक्ति पुआल पर बैठे हुए धूप में देह सेंक रहे थे। छंगुरी को टोकते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तुम तो अपने को इज्जतदार कहते हो, लेकिन बीबी यहाँ सूने घर में रास लीला करती है, भैंसुर के साथ। छी छी छी। फिर ठहाकों की अनुगूंज से वह भयाक्रांत हो उठा। वह चाहता था कि टोले तक पहुंचने वाली पगडंडी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और अंधेरी परतों में घुसकर वह अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए विलीन कर दे। आंगन में पहुंचते उसने देखा कि भाई चूल्हे के पास बैठा हुआ मछलियां तल रहा है और दुखनी उसे मदद पहुंचा रही थी। छंगुरी को देखते ही जागेश्वर बोला, आ गया, ले आया रहन का दस्तावेज। तुझे अपने हाथों से आज मछलियां खिलाऊंगा। कड़ू तेल में बनाई है। कन्या क्या जानेगी कि तली हुई मछलियों का क्या स्वाद होता है। इसके माँ बाप तो तेल का इस्तेमाल सिर्फ पर्व त्योहारों में ही करते हैं। दुखनी बड़े भाई का मजाक सुनकर हंसने लगी। निष्कलुष चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान बहुत देर तक तैरती रही। अचानक छंगुरी दुखनी के बाल पकड़कर बोला, बता, तेरे और जागेश्वर भाई के बीच क्या संबंध है? सुनते ही कढ़ाई पर जागेश्वर के झुके हाथ ढह गए। ठोकर से चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई उलट गई और सारी मछलियां आग और जमीन पर छन छन की हल्की आवाज छोड़ती हुई बिखर गई। छंगुरी आपे से बाहर हो गया था। दुखनी को जमीन पर पटक कर घूंसे लात से मार रहा था और अपने प्रश्नों को पूछता जा रहा था।
जगेसर आंखें तरेर कर बोला, किसने तुम्हें यह कह दिया जो अगिया बैताल बने आए हो? पहले बात तो समझ लो, वे लोग चाहते हैं कि। छौंगरी बिना कुछ समझे भाई से उलझ गया और देखते ही देखते वो दोनों आपस में गुंथ गए। चूल्हे की आग बिखर कर उनकी देह के कपड़ों को झुलसाने लगी। दुखनी भयभीत नेत्रों से उन्हें देखते हुए चीख पुकार मचाने लगी। लड़ते हुए आखिर छंगुरी ने अपने भाई को दबोच ही लिया और उसके मुंह तथा शरीर पर तब तक जलती हुई लकड़ी से प्रहार करता रहा जब तक कि टोले के लोग जमा नहीं हो गए। जागेश्वर अस्पताल में पड़ा पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा था। छंगुरी के शरीर में भी जगह जगह फफोले उगाए थे और बगल की खाट पर पड़ा हुआ वह भी कराह रहा था। दोनों भाइयों की अवस्था देखकर दुखनी की आंखें रोती हुई सूज गई थीं। मैं बार बार दुखनी को चुप कराता हुआ धैर्य बंधा रहा था। बरामदे पर पुलिस तैनात थी और हत्या करने के प्रयास में खाट पर कराहते हुए अभियुक्त छंगुरी पर नजर रखे हुए थे। अचानक छंगुरी बेहोशी की हालत में हड़बड़ाने लगा। मुझे बचाओ, इन हाथों से मुझे बचाओ, ये मुझे दबोचने के लिए चले आ रहे हैं। इन्हीं हाथों ने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया, अब ये मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं। छंगुरी की खौफजदा बातें सुनकर मैं भी भयभीत हो उठा था। मुझे लगा कि शून्य की परतों से कई छिपे हुए हाथ मेरी ओर लपके चले जा रहे हैं और उनकी गिरफ्त में मेरा गला भी निरंतर कसता चला जा रहा है। धन्यवाद।